नमस्कार दोस्तों। सहायक कुल सचिव परीक्षा की दिनांक 2 और 3 मार्च तेजी से नज़दीक आता जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग पूरे मनोयोग से तैयारी कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने ये कहा कि सर कौन कौन से इम्पोर्टेंट निबंध हो सकते हैं, तो मैंने इस पर विशद अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया और जो समसामयिक समय को ध्यान में रखते हुए हर क्षेत्र से मैंने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक निकाले जो आपके स्क्रीन के सामने हैं। ये निबंध में भी आ सकते हैं प्रश्न और लॉन्ग आंसर में भी आ सकते हैं, जीएस में भी आ सकते हैं। तो आप इन टॉपिक को अच्छे से निबंध के रूप में तैयार करें। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्वलंत टॉपिक है, एक देश एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव, फायदे एवं चुनौती। ये राजनीतिक निबंध है, संभावना है कि ये निबंध आ जाए, तो आप इसको अच्छे से तैयारी करिए। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगर एग्जामिनर को, पेपर सेटर को पता है कि वो सहायक कुल सचिव का पेपर बना रहा है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निबंध के रूप में दे सकता है, लॉन्ग आंसर के रूप में दे सकता है। अगर उसे लगता है कि एक वो सामान्य, पता नहीं किसका सामान्य हिंदी का पेपर बना रहा है, पीसीएस का बना रहा है कि सबऑर्डिनेट का बना रहा है कि किसी का बना रहा है, तो हो सकता है ये निबंध ना है। लेकिन अगर उसे पता है, सिलेबस दे दिया गया है कि सहायक कुल सचिव का पेपर बनाया जाना है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संभावित है। नारी सशक्तिकरण हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है और सभी लोगों को नारी सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए एक निबंध हमेशा तैयार रखना चाहिए। इसको आप महिला आरक्षण विधेयक 2020 में बहुत चर्चा में रहा है, क्योंकि अभी महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पारित किया गया है, तो इसको ध्यान रखते हुए आप थोड़ा तैयार करिएगा, महिला आरक्षण विधेयक को ध्यान रखते हुए। अगला है लोकतंत्र में प्रेस की या मीडिया की भूमिका। 2014 में आया था, हमेशा संभावना बनी रहती है, हो सकता है इस बार आ जाए लोकतंत्र में समाचार पत्र की भूमिका। तो मीडिया, प्रेस, समाचार पत्र हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है। यह आ सकता है समाचार पत्र समाज का एक दर्पण है, तो आप किसी रूप में प्रेस को आप अच्छे से तैयारी कीजिए निबंध के रूप में। अगला, अगर साहित्यिक विषयों पर आपकी किसी अभ्यर्थी की रुचि है तो एक साहित्य पे आएगा, वो हो सकता है हिंदी राष्ट्रभाषा पे आ जाए, साहित्य समाज का दर्पण नाम से आ जाए, साहित्य एवं समाज के नाम से आ जाए। तो जो अभ्यर्थी साहित्य के अच्छे जानकार हैं वो इस प्रकार के निबंध को ले सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण समस्या कई नामों से आ सकता है। पर्यावरण प्रदूषण समस्या आ सकता है, जलवायु परिवर्तन के नाम से आ सकता है, ओजोन क्षरण के नाम से आ सकता है, प्रदूषण के प्रकार के नाम से आ सकता है। तो एक इन्वायरमेंट पर ऐसे आएगा, तो आप पर्यावरण प्रदूषण के नाम से आप एक निबंध तैयार कर लीजिएगा, उसमें सब कुछ पढ़ लीजिएगा। जलवायु परिवर्तन हो गया, एल नीनो हो गया, ला नीनो हो गया, इसके अलावा प्रदूषण हो गया, इसके अलावा आपका विभिन्न प्रकार के जो आपके पेरिस सम्मेलन हुए हैं, क्योटो सम्मेलन हुए हैं, उनकी रिकमेंडेशन हो गई, ओजोन क्षरण के कारण क्या है ये हो गया, आपका वायुमंडल के बारे में है। ये सब मिला के आप अगर एक ऐसे तैयार कर लेंगे तो पर्यावरण पर किसी प्रकार का बनेगा तो आप 4 शब्दों में अच्छे से लिख देंगे। फैक्ट बेस्ड रखिएगा, कुछ तथ्यों को जरूर याद रखिएगा। भारत में पंचायती राज की प्रगति एवं समस्याएं आ सकता है। पंचायती राज हमेशा चर्चित रहा है, पंचायती राज एक बार आ चुका है और ग्रामीण व्यवस्था में पंचायती राज इंपॉर्टेंट रहता है, आप इसको तैयार रखिए। अब अर्थव्यवस्था के संबंध में हमने निकाला है भारतीय अर्थव्यवस्था दशा एवं दिशा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था दशा में आपको लिखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समय क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था चल रही है। और दिशा जो आपका $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, भविष्य में भारत सरकार ने कौन कौन सी नीतियां बनाई हैं, किस दशा में चल रहा है, क्या हम अपेक्षाएं कर रहे हैं, तो आप इसको उल्लेख करेंगे। दूसरा, इसी में ऐसे बन सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण, या अर्थव्यवस्था में बन सकता है भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, चुनौतियों में संभावनाएं। तो ये 3-4 प्रकार के आर्थिक व्यवस्था पर बनेगा। तो जो स्टूडेंट या अभ्यर्थी अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से जानते हैं, उनको पढ़ने में मजा आता है, तो ये 3-4 टॉपिक बना लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, तो आपको एक अर्थव्यवस्था पर मिल जाएगा निबंध। जनसंख्या विस्फोट
समस्याएं आता है और निदान आता है। तो मैं इसको चेंज कर दिया, जनसंख्या विस्फोट को मैंने गरीबी और बेरोजगारी से जोड़ दिया। तो आप बताइएगा कि जनसंख्या विस्फोट के कारण गरीबी और बेरोजगारी किस प्रकार से फैल रही है। तो इससे क्या होगा, आपको गरीबी और बेरोजगारी पर भी निबंध लिखने की क्षमता बढ़ जाएगी। 11वां है, थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लग रहा है, इंट्यूशन लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जीएस में या कल्चर में या निबंध में महाकुंभ पर डाल दे या टिप्पणी के रूप में आ जाए। तो थोड़ा आप इसको पढ़िएगा। महाकुंभ सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक, इस नाम से निबंध को मैंने टॉपिक दिया है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आए, निबंध आ जाए या प्रश्न आ जाए। तो आपके 11 टॉपिक हैं निबंध के। पहले तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, और आपको लगता है कि कुछ और आपने निबंध तैयार किए हैं इनमें से अलग हटकर, तो आप टिप्पणी में जरूर लिखिए, कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा, मुझसे पूछिएगा कि ये निबंध हमने तैयार किए हैं, क्या सर ये इसकी संभावना है। तो उसके आधार पर मैं आपको हिंट कर दूंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है जो आपने तैयार किया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके अलावा आपने कोई निबंध तैयार कर लिया है तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है या पेपर में नहीं आ सकता है। बशर्ते आप उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और जब आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उसका अध्ययन करने के बाद या विचार करके जो लोक सेवा आयोग का पेपर सेटिंग का पैटर्न है उसके आधार पर मैं बता पाऊंगा कि इस प्रकार का इस परीक्षा में ये निबंध बनेगा कि नहीं बनेगा। या आपको ऐसा और लगता है कि किसी प्रकार का निबंध बन सकता है तो उसको भी आप टिप्पणी कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि सर यही हमारे दिमाग में और आ रहा है निबंध, क्या ये निबंध आ सकते हैं। तो उस पर भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैंने ये 11 निबंध सर्च किए हैं जो हर क्षेत्र से हैं, तो आप इनको तैयार कीजिए तब तक। और अब आता है कि अर्ध सरकारी पत्र। बहुत से लोग पत्रों की बात कर रहे हैं। एक एपिसोड पे तो पत्र नहीं हम बता पाएंगे, लेकिन ये विश्वास दिलाता हूं कि 4-5 जो अगले एपिसोड आएंगे उसमें किसी न किसी पत्र के बारे में मैं आपको चर्चा करता रहूंगा। बेहतर है कि आप वीडियो को सुने, आप इसको एक प्रारूप बनाकर रख लें, ताकि कभी कभी प्रारूप बनाने को आ जाएगा, प्रश्न देगा, कहेगा कि इसको आप डिफाइन करिए और कहेगा कि आप एक प्रारूप बना दीजिए, तो आप प्रारूप बना दें इस प्रकार से। एक जानकारी आपको और देना चाहूँगा कि जैसा कि मुझे संभावना लग रही है कि ये पेपर सहायक कुल सचिव का पेपर आपका इलाहाबाद प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। संभावना कम है कि ये लखनऊ में होगा। 99% संभावना यही है कि यह पेपर इलाहाबाद में होगा, और यह भी संभावना है कि लगभग 5 से 6 हज़ार अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम 50 से 60% अभ्यर्थी जरूर एग्जाम देने जाते हैं जिनकी तैयारी है। तो 3 से 4 हज़ार के अभ्यर्थी के लगभग इस परीक्षा को देंगे। तो ये इस बार बड़ा कंपटीशन है। सामान्यतः 6,000 फॉर्म कभी नहीं आते थे, 2,500 से ज़्यादा फॉर्म कभी नहीं आते थे, और 1500 से 1600 ही अभ्यर्थी बैठते थे। इस बार डबल अभ्यर्थी बैठेंगे, 3,000 से नीचे अभ्यर्थी नहीं बैठेंगे। कारण भी है, इस बार 38 वैकेंसी है, कभी भी 10-12 वैकेंसी से ज़्यादा वैकेंसी नहीं आई है। इस बार वैकेंसी भी 3 गुना है, और आप जैसे अच्छे अभ्यर्थी भी इस बार मिल रहे हैं परीक्षा में, क्योंकि कई बैच, जब अच्छे बैच निकलते हैं लोक सेवा आयोग से, सबऑर्डिनेट आयोग से, और 7-8 साल की नौकरी पूरी कर लेते हैं, इसमें बाल विकास पुष्टाहार अधिकारी, इसमें एडीओ कोऑपरेटिव, एडीओ पंचायत, ऑडिटर, अकाउंटेंट, तमाम प्रकार के अभ्यर्थी परीक्षाओं को पास करके, लोअर सबऑर्डिनेट्स की परीक्षाओं को पास करके, UPSSC की परीक्षाओं को पास करके सरकारी सेवा में हैं। तो 7 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, तो उनको एक बार मौका मिल रहा है कि वह अच्छे पदों पर जाएं, उच्च पदों पर जाएं। तो वो सभी लोग इस बार परीक्षा में बैठ रहे हैं। तो आपका परीक्षा संभावना है कि इलाहाबाद में होगा। परीक्षा 2 और 3 मार्च को संभावित है। लोक सेवा आयोग की तैयारी पूरी है। अपरिहार्य कारणों से कोई ऐसी स्थिति न पैदा हो जाए तो आप लोग अपनी अच्छी तैयारी करिए। और अब आते हैं हम अर्ध सरकारी पत्र पर नमूने के संबंध में। देखिए, अर्ध सरकारी जो पत्र होता है, सरकारी अर्ध सरकारी 2 प्रकार के पत्र होते हैं। सरकारी से तो मतलब ही दिखता ही है कि सरकारी पत्र है। एक सरकारी अधिकारी, एक सरकारी विभाग दूसरे सरकारी विभाग को चिट्ठी लिख रहा है। ठीक है, यह एक सरकारी कार्यालय दूसरे सरकारी कार्यालय को चिट्ठी लिख रहा है।
अर्ध सरकारी पत्र में ये तो लग रहा है कि सरकारी है, लेकिन अर्ध का मतलब ये है कि एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी को चिट्ठी लिख रहा है, एक विभाग दूसरे विभाग को चिट्ठी नहीं लिख रहा है, बल्कि एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी को सरकारी उद्देश्य से तो लिख रहा है, लेकिन उसका जो विचार है, जो उसकी भावना है, वो व्यक्तिगत है, इसलिए वो अर्ध सरकारी है। ठीक है, सरकारी पत्र में तो एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को लिखता है, लेकिन अर्ध सरकारी में एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी को लिखता है। उसके विचार व्यक्तिगत होते हैं, वो किसी विशेष बात को कहना चाहता है और विशेष ध्यान दिलाने के उद्देश्य से लिखता है। ठीक है, इसलिए सरकारी पत्र में कभी प्री शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, अर्ध सरकारी पत्र में प्री का इस्तेमाल होता है। ध्यान रहे, चूंकि हम किसी व्यक्ति को चिट्ठी लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। पहले तो मैं अर्ध सरकारी पत्र के बारे में आ जाऊं, सरकारी पत्र में अगले एपिसोड में बताऊंगा, उसका भी उदाहरण दूंगा। अर्ध सरकारी पत्र का नमूना देखिए ऊपर बना हुआ है, हमेशा ध्यान रखिए दाहिने साइड में अर्ध सरकारी पत्र संख्या लिखा जाता है। जो आपका बहुत से अधिकारी अपना अर्ध सरकारी पत्र का एक लेटर पैड छपवा लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत से अधिकारियों का लेटर पैड होता है, मंत्रियों का लेटर पैड होता है, वो इसी प्रारूप में होता है। अर्ध सरकारी पत्र लिखा रहेगा, बगल में उसको डैश कर देगा, कार्यालय का नाम होगा और स्थान होगा, दिनांक होगा। अब बाएं साइड देखिए प्रेषक अधिकारी का नाम। प्रेषक अधिकारी का नाम वह पद होता है। प्रेषक अधिकारी मतलब जो व्यक्ति जिसको हम मान लीजिए हम अगर ये पत्र लिख रहे हैं तो ये इसमें हमारा नाम होगा और हमारा पद होगा। यानी कि जो व्यक्ति लेटर लिखता है वो अपना नाम लिखता है और पद लिखता है, और दाहिने साइड पद संख्या लिखता है, कार्यालय का नाम लिखता है, यानी कि उसके बारे में परिचय पूरा हो जाता है। मान लीजिए कि जिलाधिकारी महोदय, किसी जिले के जिलाधिकारी महोदय अर्ध सरकारी पत्र किसी दूसरे जिले के जिलाधिकारी महोदय को लिख रहे हैं, तो ऊपर तो अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद अपना पद नाम लिखेंगे जिलाधिकारी, और दाहिने साइड अपने कार्यालय का पद संख्या डाल देंगे और अपने कार्यालय का नाम लिख देंगे। जिलाधिकारी मऊ या जिलाधिकारी कानपुर, जिलाधिकारी वाराणसी, नाम हो गया, स्थान हो गया और नीचे दिनांक पड़ जाएगा। ठीक है, फिर आता है विषय, कि वो विषय क्या है। मान लीजिए विषय है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा के सेंटर निर्धारण करने के संबंध में चिट्ठी लिखी जा रही है। ऐसा मान लीजिए कि जिलाधिकारी इलाहाबाद प्रयागराज के द्वारा चिट्ठी लिखी जा रही है, तो प्रेषक का नाम आ गया जिलाधिकारी प्रयागराज। ठीक है, और प्रेषक अधिकारी का नाम आ गया, जो भी प्रयागराज के जिलाधिकारी हैं उनका नाम आ गया, नीचे पद आ गया जिलाधिकारी, उधर आ गया जिलाधिकारी कार्यालय का नाम आ गया, जिलाधिकारी कार्यालय होता है, स्थान आ गया प्रयागराज, दिनांक आ गया। विषय आ गया कि लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित सहायक कुल सचिव परीक्षा के सेंटर निर्धारण के संबंध में। और चिट्ठी किसे लिखी जा रही है? चिट्ठी लिखी जा रही है सचिव लोक सेवा आयोग प्रयागराज को, तो आ जाएगा प्री, नाम आ जाएगा जो भी सचिव होंगे, श्री फला फला, बस इतना ही आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा कि लोक सेवा आयोग लिखना शुरू कर दें या प्रयागराज लिखें। अगर उनका नाम राम है तो आ जाएगा प्री श्री राम, बस इतना। ठीक है, अब आगे शुरू करना होगा, मुझे आपसे कहने की अपेक्षा की गई है। यह लिखा जाएगा उपयुक्त विषय कृपया मेरे सरकारी पद संख्या का संदर्भ लें, ऐसे कुछ स्टार्ट किया जाता है। या कृपया उपयुक्त विषय अपने अशासकीय पत्र संख्या का संदर्भ लें, जिसमें आपने प्रयागराज में इन निम्न कार्यालय कॉलेज या महाविद्यालयों में सहायक कुल सचिव परीक्षा के आयोजन करने के संबंध में सेंटर निर्धारित करने के लिए अपेक्षा की थी। उसके संबंध में अवगत कराना है कि जैसा कि आपने
कम से कम 20 सेंटर जिनमें 500 अभ्यर्थी बैठने की क्षमता रखते हों का अनुरोध किया गया था। उसके संबंध में आपको सूचित करना है कि ये 20 सेंटर जो कि आदो हस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित कर दिए गए हैं और व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है, उनकी सूची संलग्न करके आपको प्रेषित की जा रही है। आयोग 2 और 3 मार्च को उन सेंटर पर, परीक्षा सेंटर पर जो कि संलग्न सूची में उल्लिखित हैं, आयोजन करा सकते हैं। साधक बगल में भवनिष्ठ लिखेंगे और जिलाधिकारी महोदय अपने हस्ताक्षर करेंगे, नाम लिख देंगे। जिलाधिकारी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, केवल नाम लिखेंगे। और बगल में फिर सादर के नीचे अपना नाम लिखेंगे, पद नाम लिखेंगे और कार्यालय का नाम लिखा जाएगा कि जिनको ये भेजा जा रहा है, यानी कि लोक सेवा आयोग का जिसको प्रेषित किया जा रहा है, लोक सेवा आयोग का प्रेषित करने वाले अधिकारी का नाम, उसका पद नाम, सचिव, कार्यालय का नाम, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्रीय पत्र बनाया जाता है। अर्थशास्त्रीय पत्र में सदैव मैं और आप करके लिखा जाता है, जबकि सरकारी पत्र में मैं और आप शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, वो अन्य पुरुष में होता है। वो अपना एक सरकारी भाषा के रूप में लिखा जाता रहेगा। वो कहीं नहीं पता चलेगा कि मैं ये कह रहा हूँ या मैं ये चाहता हूँ, मुझे ये करना है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अर्थशास्त्रीय पत्र बहुत ही आत्मीय होते हैं क्योंकि इसमें एक व्यक्तिगत हित नजर आता है और इसलिए इसमें प्रिय महोदय, प्रिय श्री, प्रिय शब्द का इस्तेमाल जरूर होता है और लास्ट में सादर लिखा जाता है। प्रिय और सादर, ध्यान रहे, ये जरूर अनुवाद होगा और नाम के साथ साथ पदनाम नहीं आएगा। ऊपर भी देखिए प्रिय श्री लिखा हुआ है, पदनाम नहीं। और जब स्टार्ट करता है तो जो व्यक्ति लिखता है उसका बाएं साइड नाम आएगा, पद आएगा और दाहिने साइड पद का संख्या आएगा और कार्यालय का नाम आएगा, स्थान आएगा और दिनांक आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अर्ध सरकारी पद के बारे में पता चला। अगले एपिसोड में किसी अन्य विषय के साथ किसी अन्य पद पर हम चर्चा करेंगे। इसी पे अगर एक अभ्यर्थी ने कहा कि सर मान लीजिए विश्वविद्यालय का पत्र है, तो आप विश्वविद्यालय में भी इसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। कंटेंट कुछ भी हो सकता है। कंटेंट ये हो सकता है कि किसी की ग्रेजुएशन लिस्ट को तैयार करना है, किसी के पदोन्नति में कोई विवाद है इसलिए पत्र लिख रहे हैं, तो आपको कंटेंट डाल देना है। ठीक है, मान लीजिए कुलपति महोदय कुलाधिपति महोदय को पत्र लिख रहे हैं, तो इस प्रकार से अर्थशास्त्रीय पत्र लिख सकते हैं। विषय लिख सकते हैं कि प्रोफेसर के पदोन्नति में विवाद के संबंध में, उसके बाद इसी भाषा में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, कंटेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा। अगले विषय कुछ और लिया जाएगा, अगले एपिसोड में कुछ अन्य विषय को लेकर आएंगे। आप लोग अपनी तैयारी को तेजी से करते रहें। अन्य किसी क्षेत्र पर क्वेश्चन कोई वीडियो बनाया जाना है या कुछ छूट गया है तो आप जरूर चर्चा करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। किसी न किसी पत्र को हर एपिसोड में, हर वीडियो में जरूर हम लेंगे, ताकि आपके 30 नंबर का जो आपका आता है पेपर में पत्र के रूप में, वो आप अच्छे से कर सकें, क्योंकि 30 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी विशेषताएं और अंतर जरूर याद रखिएगा। अगले वीडियो में हम सरकारी और अर्ध सरकारी पद के बीच में अंतर बताएंगे, उनको परिभाषित करेंगे, उनको अंतर बताएंगे। अर्ध सरकारी पद का नमूना आपको बता चुके हैं, सरकारी पद का नमूना और बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।